बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 6.7 डिस्कस कर रहे थे मोमेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। तो लास्ट सेशन के अंदर जो है वो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए फार्मूला डिराइव किया था। अब यानी जिसमें मोमेंट्स का हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए फार्मूला बनाया था। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और इस एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वर्ड जो है वो कंप्लीट नहीं लिखूंगा, बल्कि इसकी एब्रीविएशन COG यूज़ करूँगा। ऑफ द ट्राइंगुलर लेमिना with the vertices 0 0 0 1 and 1 0 and density sigma is equal to 3। तो आपके पास जो है वो एक ट्राइंगुलर लेमिना है। आप चाहें तो उसको स्केच कर लीजिए। ज़रा जल्दी से हम इसको स्केच कर लेते हैं। ये ट्राइंगुलर लेमिना बन गया आपका। ये मिसाल के तौर पर ट्राइंगुलर लेमिना आ गया। कोऑर्डिनेट सेट कर लेते हैं इसको। ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0,0 है। ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 1,0 बन जाएगा और ये सपोज़ कर लीजिए कि ये 0,1 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसकी जो डेंसिटी आपके पास गिवन है वो डेंसिटी 3 के इक्वल है। तो आपसे कहते हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के बेसिकली आपको क्या निकालना है, यानी हम मान रहे हैं कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी वो पॉइंट जो है वो पॉइंट है आपका एक्स बार एंड वाई बार। ठीक है जी। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स बार। जो एक्स बार किसके इक्वल था, विच इज़ my/m। और हमें मालूम करना है वाई बार। ये वाई बार क्या था आपके पास, ये था आपके पास mx/m। ये बेसिकली मोमेंट था अबाउट एक्स एक्सेस और ये मोमेंट था अबाउट वाई एक्सेस, और ये बेसिकली इस लेमिना का मास था। इन केस अगर आपको ये फार्मूला ठीक से याद नहीं है तो आप इसका जो बड़ा वाला फार्मूला था वो लिख लीजिए। नीचे मास को तो चले हम एज इट इज़ रहने देते हैं, यूँ कर लेते हैं कि मास तो हमने कैलकुलेट करना है, तो हम इसको कह लेते हैं दिस इज़ मास ऑफ लेमिना आर। ठीक है जी, ये तो एज इट इज़ रहने देते हैं। बट नॉर्मली ऊपर वाले में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो my के लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट a से लेकर b तक, और ये आपके पास होती है सिग्मा x f ऑफ x एंड dx। ठीक है जी। और ये जो y बार था आपके पास, ये y बार भी अप्रॉक्सीमेटली इसी तरह होता है। यहाँ पर लिखना होता है आपको मास ऑफ लेमिना आर, ये ट्राइंगुलर लेमिना है। और जो आपके पास x के लिए फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है C/2d 1/2 सिग्मा f ऑफ x स्क्वायर एंड dx। ठीक है जी। तो हमने बेसिकली ये जो दो फार्मूले हैं इनको फॉलो करना है, 1 एंड 2। अब इन फार्मूलों को फॉलो करने के लिए बेसिकली आपको मास की ज़रूरत है। ठीक है, ये फार्मूले मैंने लास्ट टाइम डिराइव करवाए थे, तो कोई नई चीज़ नहीं है अभी आपके लिए। तो आपको my निकालना है, mx निकालना है, उसको m से डिवाइड करना है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। जी जनाब, कैसे निकालते हैं एरिया? तो बेसिकली आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना। आप मान लें कि ये आपका कर्व है, तो इस कर्व की इक्वेशन लिख लीजिए। जब मैंने इस कर्व की इक्वेशन पहले भी मालूम की थी, और कैसे निकाली थी, 2 पॉइंट फार्मूले से निकाली थी। फॉर एग्जांपल इसके 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट फार्मूला लगाकर मैंने इस कर्व की इक्वेशन निकाली थी। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 to 1, तो बेसिकली इसका एरिया अंडर द कर्व निकल आएगा। तो लास्ट सेशन के अंदर आई थिंक प्रॉब्लम सेम है, तो हमने एरिया कंप्यूट किया हुआ था। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि आप जो है उसको रिकॉल कर सकें। यानी कंप्लीट सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। तो इट मीन्स के ये जो आपका मास था ये किसके इक्वल था, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी निकली थी, डेंसिटी की वैल्यू 3, और हम पहले एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ इक्वल टू 1/2 प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो ये बना था 3/2। ठीक है, यानी ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम ये मालूम कर चुके थे। तो ये आ जाएगा आपका मास। तो मास कितना आ गया आपके पास, 3/2। ये क्लियर होगी बात? तो मास आपने निकाल लिया। ये कहलाता है मास ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना, मास ऑफ। अब बारी है इसके मोमेंट निकालने की, यानी अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। चलें उन फार्मूलों को फॉलो करते हैं जो फार्मूले भी हमने ऊपर लिखे हैं। तो ज़रा पहले कंप्यूट करते हैं my के लिए लिमिट होगी 0 to 1। अब ये लिमिट अगर आपको समझ आ गई हो, जी जनाब, my के लिए देखिए लिमिट 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1। और जब आप mx निकालेंगे तो लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, 0 से लेकर 1। ठीक है जी, दोनों सूरतों में लिमिट जो है वो 0 to 1 ही अप्लाई हो रही है आपके पास।
जी। तो ये आप जो है अब लिमिट लगा ली आपने। फार्मूला है डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। इस फार्मूले को 0 to 1 लिख लीजिए। ये डेल्टा 3 के इक्वल हो जाएगा और डेल्टा की वैल्यू हो गई 3, ठीक है जी। डॉट सॉरी, डेल्टा की वैल्यू हो गई 3/2। हमने क्या कंप्यूट किया है, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी। जो जो डेल्टा आपके पास गिवन है वो तो, यानी जो डेंसिटी आपके पास गिवन है वो तो एक्चुअली 3 के इक्वल है, ठीक है जी। डेंसिटी तो 3 के इक्वल है और एक्स एज इट इज़ रहेगा। और ये एफ एक्स क्या था आपके पास, वो कर्व, यानी -x+1, वो जो कर्व की इक्वेशन हमने निकाली थी, एन डी एक्स। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर वो इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली एम ऑफ आई क्या आ जाएगा, 0 to 1। पहले तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, -3x² + 3x एंड डी एक्स। और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये -x³ + 3/2x² एंड लिमिट बन जाएगी 0 to 1। और फाइनली जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1 + 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये तो बन गया आपका एम ऑफ आई, राइट। अब देखते हैं द मोमेंट ऑफ लेमिना अबाउट एक्स एक्सेस। द मोमेंट ऑफ लेमिना अबाउट एक्स एक्सेस। जी, अबाउट एक्स एक्सेस का मतलब हो जाएगा एम एक्स, और ये लिमिट ले लें 0 to 1, दिस इज़ 1/2 डेल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। जी जनाब, 0 to 1 3/2 -x + 1 स्क्वायर एंड डी एक्स। जस्ट वैल्यूज़ प्लग इन करनी है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो एम ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा, 3/2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लें, 0 to 1, और यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर दें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का, तो x² -2x + 1 एन डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें तो 3/2 अंदर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x³ -x² तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x, और लिमिट लगा दें यहाँ 0 to 1। तो फाइनली जो आपके पास एम एक्स बन कर आएगा वो बन जाएगा 3/2 × 1/3 विच इज़ इक्वल टू 1/2। स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ जस्ट प्लग इन करनी है आपने वैल्यूज़ को। तो ये तो आपके पास सारी वैल्यूज़ कंप्यूट कर ली आपने। इन वैल्यूज़ को उठाएं और 1 में पुट कर दीजिए। तो बताएं भाई एक्स बार क्या होगा। एक्स बार का मतलब था my/m। तो my क्या निकाला आपने, 1/2, और m क्या निकाला, 3/2। ये इसके साथ कैंसिल, यानी आंसर हो गया 1/3। इसी तरीके से y बार क्या होता है, y बार होता है mx डिवाइडेड बाय m। तो m की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/2 एंड देन 3/2, ये इसके साथ कैंसिल एंड 1/3। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इसीलिए आंसर बराबर आया। तो आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू निकल गई, यानी जो पॉइंट निकल कर आया है वो बन गया है 1,3,1,3। ठीक है जी, यानी ये वो पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट के ऊपर इस ट्राइंगुलर लेमिना का सारा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अच्छा जी, एक बात और आप ध्यान में रखिए जो आगे चलकर हम यूज़ करने वाले हैं, कि एक और मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, जो आगे चलकर हम डिटेल से देखते हैं। इन होमोजेनस लेमिना, जो होमोजेनस लेमिना होता है, यानी जिसका मतलब है कि जिसकी डेंसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये सेंट्रॉइड की इक्वल होती है। ऑल्दो कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ये दोनों बराबर होती हैं ऑफ आर। तो अगर आप कह रहे हैं कि सेंट्रॉइड है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड बराबर होते हैं अगर आपका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है जी, और भी थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। चलें एक नए टॉपिक पर हम बात करते हैं। इनफैक्ट नया टॉपिक तो नहीं है ये भी ओल्ड टॉपिक ही है, उसी की कंटिन्यूशन में हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ रीजन आर। तो दो बातें हो गई, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर ली, एक सेंट्रॉइड की हम बात कर रहे हैं। खैर सेंट्रॉइड कुछ नई चीज़ नहीं है, जो मैक्सिमम थ्योरी बिल्ड करनी थी वो हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। सेंट्रॉइड, TROID, सेंट्रॉइड ऑफ अ रीजन आर। ठीक है जी, तो अब हम जा रहे हैं सेंट्रॉइड की तरफ और देखते हैं कि ये सेंट्रॉइड क्या होता है। चूँकि बेसिक मैथ्स तो हम पढ़ चुके हैं तो बेसिकली सेंट्रॉइड का हमें आइडिया तो है। जैसे
हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती थी, अगर आपको याद हो, तो हम यहाँ से मीडियन ड्रॉ क्या करते थे, वो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती थी हम उसको सेंट्रॉइड मान लिया करते थे। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसी तरह की कोई चीज़ होती है सेंट्रॉइड। और मैं दोनों में डिफरेंस भी बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट चले हम डिस्कस कर लेते हैं। बट इनिशियली मैंने अभी आपको एक थोड़ी सी बात बताई है, वो ये क्या बताइए कि in homogeneous lamina the centroid in the center of gravity will be same in homogeneous lamina. What is the meaning of homogeneous lamina? The lamina which the density of the lamina uniform is known as homogeneous lamina. तो अब जब हम कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म जो है वो लेमिना है आपके पास, तो अब आप ये बताएं कि जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वही बेसिकली इसका क्या होगा, वही इसका सेंट्रॉइड बन जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला था क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला था आपके पास एक्स के लिए क्या था, एक्स बार के लिए ये फार्मूला था लिमिट फ्रॉम ए टू बी। पहले एक्स लिखते थे, फिर एफ ऑफ एक्स लिखते थे और फिर डी एक्स लिख दिया करते थे। और ये चूँकि डेल्टा जो है वो कांस्टेंट था इसलिए बाहर ले लिया। और नीचे क्या होता था, डेल्टा इधर भी कांस्टेंट है बाहर ले लिया, लिमिट ए टू बी, ये तो बेसिकली एरिया है तो सिंपल एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स होता था। ठीक है, इसी तरीके से वाई बार के लिए हम कैसे लिखते थे, वाई बार के लिए क्या होता था आपके पास, वाई बार के लिए बेसिकली ये डेल्टा को आपने बाहर लिख लिया, ये ए टू बी चला जाएगा और यहाँ 1/2 एफ ऑफ एक्स एंड देन स्क्वायर, वही प्रीवियस फार्मूला है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि कोई नई चीज़ मैं लिख रहा हूँ। ए टू बी देन एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। अच्छा जी, ये मैंने डेल्टा को इसके अंदर से बाहर क्यों निकाले, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है जी, लेकिन प्रीवियस केस के अंदर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर मैं डेंसिटी कांस्टेंट ज़रूर हो सकती है, बट डेंसिटी यूनिफॉर्म हो या ना हो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो अगर डेंसिटी डिफरेंट है, अब वैसे अभी तक तो जो होमोजेनस ही पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जो सेंट्रॉइड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, बेसिकली वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। लेकिन इन केस जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बट सेंट्रॉइड के लिए जो है वो, चूँकि सेंट्रॉइड जो है वो किसी प्लेन यानी 2D प्लेन सरफेस का निकाला जाता है, यानी जिसका वॉल्यूम 0 के बराबर हो, जिसको हम जैसे ट्राइंगुलर शेप। और एक और मेन डिफरेंस ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जैसे हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट आपके पास होता है, उस ऑब्जेक्ट का या जो भी प्लेन रीजन है उसका मास जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारा थ्योरेटिकल मास है। ठीक है जी, यानी तमाम मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इसके थ्रू होती है। और ये जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट से आउटसाइड भी हो सकता है। जबकि ये बात याद रखनी है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये सेंट्रॉइड जो होता है वो बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होता है। ठीक है जी, तो इस तरह की छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, कुछ मैं भी बता दूंगा अभी आपको। तो ये बना आपका सेंट्रॉइड का फार्मूला, तो कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर भी। तो क्या डिफरेंस आया, सिर्फ डेल्टा यहाँ से जो है वो कैंसिल कर दिया आपने। तो अब बेसिकली जो सेंट्रॉइड का मेन फार्मूला बना, नीचे वाले में तो कोई तब्दीली नहीं आई। ये कहलाता है एरिया ऑफ आर, यानी एरिया ऑफ अ लेमिना, एंड ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, सिर्फ जो डेल्टा वाली वैल्यू थी वो कैंसिल हो गई। और ये होता है बेसिकली एरिया ऑफ आर इंटीग्रल ए टू बी 1/2 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। राइट, तो इससे आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ़िलहाल आप याद रखें कि इसमें भी एज सच कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। चले हम एक एग्जांपल भी देखते हैं, ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई लैकिंग है तो वो कॉन्सेप्ट अभी आपके फिर क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल नंबर 3 हो जाएगी अब हमारे पास, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कल इन द रीजन। हाँ जी, अच्छी एग्जांपल है। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कुलर रीजन इन फिगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं उसी फिगर को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं ज़रा जल्दी से अपने लिए एक फ़िगर ड्रॉ कर बताता हूँ आपको। ये बन गई है मेरी सेमी सर्कल, और ये आ जाएगा यहाँ पर। हम एक ओवल बना लेते हैं अच्छा सा, ताकि अच्छी सी डायग्राम बने। जो गलत बन गई है इस तरह कर लें इसको, थोड़ा सा ये भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें। हाँ जी,
हाँ जी, सेमी सर्कल की हम बात कर रहे हैं, तो नीचे वाले सर्कल की ऐसा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं। ये आपने हटा दी, राइट। तो ये आपका बन गया है एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो आपको टीच करते करते मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो गई, इस बात को आपने नोट किया होगा। ये है, तो ये है बेसिकली हमारा एक सेमी सर्कल। अच्छा जी, इसके एक्सेस भी बना लेते हैं क्योंकि एक्सेस भी ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पर, तो एक्सेस भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका वाई एक्सेस ऐसे कर कर, और ये है आपका एक्स एक्सेस जो इसी के ऊपर ही है। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका सेमी सर्कल। जल्दी से इसको लेबल कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सेस हो जाएगा और ये है आपका वाई एक्सेस। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपके पास मौजूद है, दिस इज़ माइनस ए एंड प्लस ए। तो आपसे कहते हैं कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ सेमी सर्कल। तो पहली बात तो ये है कि आप मुझे बेसिक सा क्वेश्चन की क्या इस सेमी सर्कल के इस अपर पार्ट की इक्वेशन होगी क्या। तो भाई पहले तो बताएं कि इस कंप्लीट सेमी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन पर बने और जिसका रेडियस ए यूनिट हो, तो उस सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर निकालता हूँ तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं रूट करता हूँ तो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ बन जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये जो है वो आपका सेमी सर्कल को शो करेगा। ठीक है जी, ये इसके इस अपर पार्ट की इक्वेशन आ गई। अगर माइनस के साथ लिखूंगा तो फिर इसके लोअर पार्ट की इक्वेशन आ जाएगी। तो पहला काम तो आपने ये कर लिया। अब ये काम क्यों किया, क्योंकि बेसिकली मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, आर का एरिया निकालना है। ठीक है जी, अब आपसे कहते हैं सेंट्रॉइड निकालें। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है कि सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है एक्स बार होता है सेंट्रॉइड, और ये बराबर होता है 1/एरिया ऑफ आर। एक तो इसका एरिया निकालना होगा, दूसरा ये जो है वो एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स होता है। सिमिलरली वाई बार क्या होता है, अभी आपको बताया 1/एरिया ऑफ आर एंड इंटीग्रल, इधर भी ए टू बी रखते हैं, इधर भी ए टू बी रखते हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस होता है 1/2 एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है जी, तो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि एरिया निकाल लें सेमी सर्कल का। हाँ भाई, कैसे निकालें भाई, बेसिक सी इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। कि अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है अगर आपने, तो ये एरिया किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ए टू बी यानी माइनस ए टू ए। आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। फंक्शन आपका कौन सा है, ये आपके पास फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन पावर 1/2 एंड डी एक्स। तो ये आपका वो फंक्शन है जिसे आपने करना है इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट कर कर आपने एरिया निकालना है। चलें, अब आपके लिए होम टास्क है, होम टास्क। अच्छा, आपकी इंटीग्रेशन अच्छी होगी, इनकेस अगर आपसे ना हो तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। तो ये है आपका जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो उसका आंसर आया है आपके पास 1/πa²। तो अब आपका काम ये है कि इसको वेरीफाई करके देखिएगा क्या इसका आंसर ये इक्वल आया या नहीं आया। ठीक है, और फाइनली जो है वो अब आप एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया किसके इक्वल होगा, हाँ जनाब। तो एक बात और आप ध्यान में रखिए यहाँ पर जो मैं बताना भूल गया हूँ। अच्छा, ये कर्व जो है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है। अगर आप नोट करें कि इस कर्व को इस तरह जब आप घुमाते हैं तो उस कर्व की इक्वेशन पर कोई चेंज नहीं आती है, इन शॉर्ट इस कर्व पर कोई चेंजेस नहीं आती। तो क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है कि इसका जो एक्स पार्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंस द वाई एक्सेस इज ऑब्वियसली द लाइन ऑफ बैलेंस टू फाइंड वाई डैश, तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइन ऑफ बैलेंस होगी। ठीक है जी, तो दोनों लाइन ऑफ बैलेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन ऑफ बैलेंस होगी आपके पास। तो अब आपका मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो इस तरह आप चेंज करते हैं और वो कोई चेंजेस नहीं आती, तो इसमें जो एक्स बार है वो तो एक्चुअली 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सेस के बाद तो रोटेट ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि एक्स वाला पार्ट तो 0 के इक्वल होगा, तो सिंपल वाई वाला फार्मूला आप यूज़ कर लीजिए, यानी वाई बार का फार्मूला आप लगा लीजिए। तो भाई बताएं क्या होगा, याद रखिएगा कि एक्स बार जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, ये इसलिए 0 होगा कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस। तो एक्चुअली एक्स एक्सेस का तो कोई रोल ही नहीं है। और इसका मतलब ये है कि सिंस, चाहे तो लिख लीजिए, सिंस द
y axis is obviously लाइन ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी लाइन ऑफ बैलेंस होगी। तो अब अगर ये लाइन ऑफ बैलेंस आपके पास होगी तो अब आपने y वाला पार्ट मालूम करना है। तो बताएं y बार किसके इक्वल होगा? तो ये होता है 1/, एरिया ऑफ r, फिर इंटीग्रेट कर दें इसको कहाँ से कहाँ तक, -a से +a तक इंटीग्रेट कर दें, एंड 1/2 f(x) स्क्वायर होता है, तो ये a स्क्वायर -x स्क्वायर होगा, उसके ऊपर पावर 1/2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगी, ये dx आ गया। और जब आपने इसको फर्दर इंटीग्रेट किया तो ये क्या बन गया, नीचे वाला एरिया तो हमें पता है, ये होता है 1/2 पाई a स्क्वायर। ठीक है जी, और ये आ जाएगा -a to a 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि आप इसका करेक्ट डिफरेंशियल बना सकें। ठीक है, तो बेसिक्स इंटीग्रेशन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तो इसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पाई a स्क्वायर, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा a स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, ये x हो जाएगा, और अगेन ये इससे तो पहले कैंसिल हो जाएगा, और फिर बन जाएगा ये x³ है तो 1/3 x पावर 3 एंड dx, सॉरी dx तो नहीं आएगा। और आप इसको -a से +a तक जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट मैं नीचे समझाता हूँ आपको। तो ये फाइनल हो जाएगा 1/पाई a स्क्वायर एंड देन बिग ब्रैकेट, अपर लिमिट अप्लाई कर लें तो a³ -1/3 a3 माइनस लोअर लिमिट लगा लें तो -a3 एंड देन +1/3 a3। ठीक है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/पाई a स्क्वायर बन जाएगा। ये सिंप्लीफाई होने के बाद 4a3 डिवाइडेड बाय 3, और फाइनली जो आपके पास जो है वो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 4a/3। तो बेसिकली जो आपका सेंट्रॉइड है उसमें, ये जो आपका सेंट्रॉइड है इसको जी से शो करते हैं, सेंट्रॉइड है, आप चाहें तो इसको कैपिटल जी भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली x तो 0 होगा और ये 4a/3 पाई होगा। और x क्यों 0 होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर वो कर्व जो है वो सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस तो उसका दूसरा वाला पार्ट 0 होगा। ठीक है जी, और अगर ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा तो इसका x वाला पार्ट 0 होगा। तो क्या यहाँ तक आपको ये मेरी बात समझ आ गई है? नहीं आएंगे तो आप वीडियोस को पॉज करें, देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मैं मज़ीद एग्जांपल्स भी अभी आपको करवाऊंगा, तो आपके जो प्रॉब्लम सेशन के अंदर तो आपके जो अगर कोई कॉन्सेप्ट होंगे जिसमें कोई मसला होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, तो अब तक हमने ये डिस्कस किया आपके साथ कि बेसिकली सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए आप एक लाइन के अबाउट जो है वो उसको रोटेट करते थे, और जब उसका मोमेंट 0 के इक्वल होता था तो आप कहते थे कि भाई ये वो लाइन है कि जिस लाइन के ऊपर जो है ये आपका कर्व बैलेंस हो गया। और उन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था बेसिकली वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, यानी तमाम बॉडी का जो मास था वो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास वो उस कंसनट्रेटेड पॉइंट के ऊपर लाई करता है। अच्छा, इसी तरीके से सेंट्रॉइड निकाल लिया। अगर यूनिफॉर्म, बस सिर्फ डिफरेंस इसमें ये था सेंट्रॉइड में कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो ये डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। अच्छा, रीजन कुछ और तरह के भी हो सकते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि हम रोटेट कर रहे थे या तो अबाउट एक्स एक्सेस या अबाउट वाई एक्सेस। ठीक है जी, अभी सिर्फ ये रीजन दे रहे थे, तो कुछ और तरह के भी रीजन हो सकते हैं, अदर टाइप्स ऑफ रीजन। ये भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। इसके अंदर हम अगेन होमोजेनस लेमिना सपोज कर रहे हैं। कंसिडर अ होमोजेनस लेमिना that occupies the region R between टू। आपको याद है कि वो जो रीजन किस तरह हमने ऑक्यूपाई किया था, वो x इज़ इक्वल टू 0 भी था या y इज़ इक्वल टू 0 भी था आपके पास, यानी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस से भी ऑक्यूपाई हो रहा था।
कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पर जो है वो बेसिकली दो कंटिन्यूस फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है जो, और दूसरा जी ऑफ एक्स है। ठीक है जी। ओवर द इंटरवल, अगर आपको याद हो इससे पहले सिर्फ आपके पास एक कर्व था y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, और बाकी तीन साइड्स के ऊपर क्या थे, एक एक्स एक्सिस था आपके पास, एक आपके पास जो था वो एक आपके पास लेफ़्ट साइड पर लाइन थी x इज़ इक्वल टू ए पर, और एक आपके पास राइट साइड पर एक लाइन थी। बट अब हम कह रहे हैं कि अब जो हमारा बाउंडेड रीजन है, जो लैमिना बन रहा है, वो बेसिकली दो डिफरेंट कर्व से मिलकर बनता है। ये बिल्कुल उसी तरह का काम है कि जैसे आपने एरिया बिटवीन टू कर्व फाइंड आउट किया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को बस समझें, यहाँ पर लैमिना बनाकर जनरलाइज कर लिया गया है। ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप इससे पहले जो मैंने ये आपको बताया था एरिया बिटवीन टू कर्व, उसको ज़रा पढ़ लें आप, तो मेरा ख़्याल है कि वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ज़रा एक डायग्राम मैं आपके लिए बना ही देता हूँ। ये लेबल कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। दो कर्व बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक आपका कर्व मैंने बना लिया है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो ग्रेटर है, और एक कर्व और हम बना लेते हैं, मान लें कि कुछ इस तरह का कर्व है, चले इसको नीचे भी ले जाते हैं हम, राइट। ये इस तरह का कुछ कर्व है, और ये जो दोनों कर्व हैं ये बेसिकली बाउंडेड हैं, यकीनन ऐसे बाउंड हो रहे हैं, ये इस तरह कर ऐसे कर लीजिए इसको, इस तरह बाउंड भी हो रहे हैं, ये इस तरह बाउंडेड है। तो ये बेसिकली आपका जो है वो रीजन बन गया। इसमें जो पर्पल कलर वाला है वो है आपका y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है जी, कंटिन्यूस भी है, दोनों नज़र आ रहा है। इंटरवल इसका गिवन है, क्या इंटरवल इसमें, इंटरवल a और इंटरवल b। ठीक है जी, तो ये वो रीजन आ गया आपका। तो भाई तरीक़ा इसका क्या होता है, तरीक़ा इसका वही होता है कि आप जो है वो अपने रीजन्स को जो है वो स्प्लिट कर रहे होते हैं पहले तो, यानी इस तरह अपने रीजन को। अब मैं इस पर ईमान सम वगैरह लगा कर नहीं बता रहा हूँ, जो प्रीवियस मैंने एरिया बिटवीन टू कर्व बताया था उसी को ही यूटिलाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप वहाँ से पहले देख लें। सपोज़ कीजिए कि मैंने इसको इस तरह रीजन में, तो करते ही हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो एक हमने जैसे एक ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फॉर्म कर लिया। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में हम जो है वो मान लें कि ये हमारा सेंट्रॉइड है, यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है जी, इसको हम एक्स के स्टेरिक और वाई के स्टेरिक, तो भाई होगा क्या, ये क्या होगा, आपको बताया था कि ये जो एक्स के स्टेरिक कॉमा वाई के स्टेरिक है, ये क्या होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ भाई। एक्स के स्टेरिक तो ऑफ कोर्स के एक्स के स्टेरिक ही होगा, बिल्कुल ठीक है। जबकि वाई के जो हो जाएगा वो बेसिकली इन दोनों कर्व से, जो इन दोनों कर्व में एफ ऑफ एक्स के स्टेरिक प्लस जी ऑफ एक्स के स्टेरिक का सम हो जाएगा। ठीक है जी, यानी ये बात समझ आती है कि ये तो ठीक है, बट यहाँ पर चूँकि दो डिफरेंट कर्व हैं, तो अब आपने करना क्या होगा, इन दोनों कर्व का जो है वो आपने सम करके लिखना होगा, तब आपके पास जो है वो ये पॉइंट बनकर आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा। तो जो है अब आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए मेन फार्मूला हो क्या गया, अगर आपको याद हो कि हम जो है जो हाँ जी, अच्छा जी, आपको ये बात याद होगी कि अच्छा ये वाला पॉइंट तो आपके समझ आ गया है कि ये जो है अगर आपने निकालना है तो एक्स के तो एज इट इज़ रहेगा, जबकि इन दोनों के सम से जो बनता है, जो बेसिकली जो है कंपोजिट आपके पास ग्राफ बनेगा, उसका आपने हाफ लेना होगा, तब आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। और आपको पता है कि अगर ये दो डिफरेंट कर्व हैं तो अब हमारे लिए नई चीज़ नहीं है फार्मूला लिखना, सिर्फ फार्मूले में एक चेंजेस आने वाली है। यानी फार्मूले में क्या चेंजेस आने वाली है, देखिए जो नीचे हमारे पास ए टू बी होता था, सेंट्रॉइड की बात कर रहा हूँ या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे आप कहना चाहें, बात करते थे, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सिंपल एफ ऑफ एक्स होता था। अब यहाँ पर बेसिकली एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, बल्कि ये होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये दोनों कर्व का डिफरेंस लेकर लिखा जाएगा। ये बात तो समझ आ जानी चाहिए आपको कि बेसिकली एफ ऑफ एक्स ये करेंगे तो ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा, फिर जी ऑफ एक्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया मिल जाएगा। अब चूँकि ये तो एक्सेस से नीचे भी गया हुआ है, इसलिए हमने इनको ऐड कर लिया है, इनको आपस में ऐड कर लिया था। ठीक है,
यहाँ पर जो एडिशन हुई है वो बेसिकली इस वजह से हुई है। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, पहले ये सारा रीजन फाइंड आउट करेंगे, फिर आप जो है वो ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे, एंड दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। ये अगेन उसी तरह का फार्मूला है जैसे रीजन बिटवीन टू कर्व के लिए हम काम किया करते थे। और ऊपर क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा एंड डी एक्स। ठीक है जी, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब ये नीचे वाली चीज़ क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ रीजन आर। ये ऑफ कोर्स एरिया ऑफ आर है, ये जो आपका आर लेमिना है ये बेसिकली एरिया ऑफ आर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया निकालने के लिए आप वो टेक्निक यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, और सिमिलरली आप जो है ये जो वाई बार आप निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, क्या होगा भाई वाई बार का फार्मूला, तो वाई बार का फार्मूला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ए टू बी चला जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। ठीक है जी, और ये हो जाएगा डी एक्स, और नीचे तो आपके पास सेम रहेगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ एक्स। ज़रा ध्यान से अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बातें बहुत डिटेल के साथ हैं। अगेन ये जो नीचे वाली चीज़ है ये तो उस लैमिना का एरिया है। ठीक है जी, तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें अगेन वो कॉन्सेप्ट मैंने, ऊपर पहले एक फंक्शन आता था, नीचे भी एक फंक्शन आता था, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो दो कर्व के लिए हम यूज़ किया करते थे, तो सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को हमने इसके अंदर यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि अगर इन केस अगर कोई अभी भी इश्यूज़ हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे आपके। ये हो गई आपकी एग्ज़ाम्पल नंबर 6। कहते हैं फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए रीजन आर। सेंट्रॉइड मालूम करना है, फाइंड आउट करना है ऑफ अ रीजन आर इनक्लोज बिटवीन y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 6। इसका सेंट्रॉइड आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं इसको रफली स्केच कर लेता हूँ। अब तो मैं बहुत ही रफली स्केच करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ गई है। तो जब हम इसको स्केच करेंगे तो ये इस तरह का कर्व बनेगा। ठीक है जी, और आप इसको बाउंड कर लेते हैं तो ये दूसरी आपके पास ऐसी एक लाइन आ जाएगी। क्लियर है बात, आप इसको खुद स्केच करके देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये यहाँ पर 6 पर होगा, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो कर्व है ये बन जाएगा y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। ठीक है जी, चाहे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लें। मैंने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो ये 2,4 बन जाता है, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो ये 3,9 हो गया। यानी एक्स एक्सेस के ऊपर ये डिस्टेंस 2 यूनिट है और एक्स एक्सेस के ऊपर ये वाला डिस्टेंस 9 यूनिट है। कुछ इस तरह की बात हो गई है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया लैमिना। अब हमने क्या करना है, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने से पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो एरिया निकाल लीजिए जनाब। एरिया क्या होगा, इसमें एफ ऑफ एक्स कर्व कौन सा होगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर वर्टिकल एरो आप ड्रॉ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस पर यानी एक ऐसा वर्टिकल एरो जो इनको कट कर रहा है, तो इट मीन्स कि इस पर टाइप 1 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले इस वाले कर्व को लिखना होगा आपने। तो एफ ऑफ एक्स वाला कर्व कौन सा होगा, एक्स प्लस 6, फिर माइनस कर देते हैं इसके अंदर। नीचे वाला कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर, और चूँकि डी एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो एक्स की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से लेकर, सॉरी ये मैंने 9 गलत लिख दिया, ये 3 होगी, -2 से लेकर 3 तक होगी। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो 125/6 बन गया। आप खुद इसको ट्राई करके देखिएगा। ठीक है जी, तो अब आप ये बताएं कि एक्स बार क्या होगा। यहाँ पर चाहिए होता है एरिया, एरिया ऑफ आर, उस लेमिना का एरिया चाहिए होता है, और यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर देंगे 2 से लेकर 3 तक एक्स, और अगेन सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, एक्स प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है सारी चीज़ें सेम, बस आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये 6/125 हो जाएगा। असल में कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो चीज़ें अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंटीग्रेट करने के बाद 1/3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1/4 x4 एंड सॉरी डी एक्स तो ख़त्म हो गया और ये इंटीग्रल भी ख़त्म हो गया है, तो ये मैंने कर दिया है इसको इंटीग्रेट। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट मुझे ब्रैकेट लगानी चाहिए थी, ये मैंने कर दिया इसको इंटीग्रेट, और ये बन गया -2 से लेकर 3 तक।
तो इसका मतलब ये है कि एक्स बार किसके इक्वल हो गया, 6/125 तो एज इट इज़ रखा। यहाँ पर सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद 125/12 हो गया, ये से कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो एक्स बार की वैल्यू 1/12 आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बताइए भाई वाई बार क्या होगा। अगेन वाई बार का फार्मूला क्या होता है, 1/एरिया ऑफ आर होता है, और लिमिट क्या लेंगे आप, -3 से लेकर 2 तक लेंगे, सॉरी -2 से लेकर 3 तक लिमिट थी। ये 1/2 हो जाता है। इसमें भी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर करना होता है, तो एक्स प्लस 6 स्क्वायर, फिर माइनस टाइम जी ऑफ एक्स का स्क्वायर करना होता है, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका मतलब है कि वाई बार किसके इक्वल होगा, अगेन ये तो 6/125 बन जाएगा, -2 2 3 हो जाएगा, और पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस x4 एंड डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर वाई बार किसके इक्वल होगा, मैंने फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, जो आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी क्लासेस के अंदर मैथमेटिक्स आपको इतनी तो आती है, तो ये जो वाई बार है आपका ये 4 के इक्वल आ गया। तो फाइनली जो सेंट्रॉइड है, सो द सेंट्रॉइड ऑफ लेमिना आर इज़ क्या बना, 1/2, 4। तो ये बेसिकली आपका जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड बन गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपने यहाँ पर डील करना होगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये ऑफ कोर्स अबाउट एक्स एक्सेस के लिए था। हाँ जी, ये जो मैंने सेंट्रॉइड निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अबाउट एक्स एक्सेस की बात कर रहे हैं, कि हम इसको एक्स एक्सेस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्लियर है। एक्स के लिए फार्मूला में लिखा है हमने, अगर हम चाहें तो इसी को वाई के लिए भी हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या चेंज करना होगा वाई के लिए, ये तो चूँकि हमने एक्स के लिए लिखा है, ये सारी चीज़ें जो हमने लिखी हैं कि हम जो है वो एक्स के लिए इसको रोटेट कर रहे हैं, जो मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है अबाउट एक्स एक्सेस। तो अबाउट एक्स एक्सेस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो इस तरह ही होगा। ठीक है जी, अब अगर मैं इसी चीज़ को वाई के लिए लिखना चाहूँ तो सिर्फ मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि अबाउट वाई एक्सेस के लिए क्या होगा। ये हो जाएगा, चले मैं लिख भी देता हूँ, कंसिडर, आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। कंसिडर अ लैमिना दैट occupies a region are bounded above y is equal to d, below y is equal to c, then center of gravity क्या हो जाएगी, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो एक्स बार होगा वो y के रिस्पेक्ट से यानी c टू d w ऑफ y एंड dy का फंक्शन होगा, और यहाँ पर भी c टू d होगा 1/2 w ऑफ y स्क्वायर एंड dy हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीक़े से ये जो y बार है आपका, ये y बार क्या बन जाएगा, ये c टू d एज इट इज़ रहेगा, w ऑफ y dy, तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, और ये बन जाएगा c टू d y WY एंड DY हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीक़े से आपका ये फार्मूला लिखा जा सकता है। जब हम सैम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे तो फिर हम इस वाले फार्मूले को भी यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर आप अभी एंड में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि आपको लगेगा कि ये जो एक्स बार है और ये जो वाई बार है, इन दोनों में ही एक्स आ रहा है, इन दोनों में ही डी एक्स वाला फार्मूला आ रहा है। तो बेसिकली आपको ऊपर चलना होगा अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ और वहाँ से इसको देखते हुए आना होगा। ठीक है जी, और अगर मैं इसी चीज़ को y के रिस्पेक्ट से लिखना चाहूँ, बस यूँ समझ लें कि यहाँ पर ये जो बाउंडेड है वो y के रिस्पेक्ट से बाउंड है। यहाँ पर x यानी x के रिस्पेक्ट से जो है वो हम काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट से वो बाउंड है, तो वो फिर इस तरह निकलेगा इसका। ठीक है, तो ये था हमारे पास
कंप्लीट आर्टिकल, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। काफ़ी लेंदी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है। हो सकता है इतनी डिटेल बताने के बाद आपको फ़र्दर जो है वो कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े, कोई ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इन केस फिर भी अगर आपने कुछ पूछना है मुझसे तो ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा ओपन है सारी चीज़ें। तो ये था हमारा आर्टिकल 6.7 और हम आर्टिकल 6.7 के पार्ट 3 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 6.7 का पार्ट 3 जो है वो एंड होता है। अब पार्ट 4 जो है वो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम डिपेंडेंट है। तो इंशाल्लाह अगर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिस हो गए तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती हैं। नॉर्मल लेक्चर जो क्लास के अंदर डिलीवर होता है उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा वक्त लगता है इस तरह की वीडियोस को फॉर्म करने के लिए। तो प्लीज़ 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 ज़रूर देखें, और अगर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं। कोई टाइपो एरर है तो कमेंट्स में लिखें, क्योंकि ये अनएडिटेड वीडियोज़ हैं, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इन वीडियोज़ को एडिट करूँ। तो लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ों को बहुत डिटेल से डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ईजी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।